everyone, how you all are doing? I hope you all are doing great. So welcome to my channel. This is Princy Gupta. So I teach business economics, right? So अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और मैंने 12th क्लास के सारी चीजें वन शॉट वीडियोस डाल दिया एंड वी विल बी लाइक स्टार्टिंग टुडे 11th क्लास। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे आज। सो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 11 एंड हम लोग जल्दी से वन शॉट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि पेपर आने वाले हैं, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं सारी चीजें। तो वील बी कंप्लीटिंग विद डिमांड टुडे। ठीक है, तो आज हम डिमांड करेंगे, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और जो चीज नहीं समझ में आती है वो कमेंट कर देना नीचे, तो मैं समझा दूंगी और अच्छे से। ठीक है, सो डिमांड से तुम लोग क्या समझते हो? आई नो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, सही भी है, कोई नहीं पढ़ता 11th क्लास में, तो ठीक है। तो डिमांड क्या होता है? देखो, डिमांड मतलब जो तुम्हें चाहिए वो होता है क्या? डिमांड क्या होता है? योर वांट इज डिमांड। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिमांड का मतलब होता है कि द क्वांटिटी। बेसिकली क्या होता है कि मेरा मन है, कुछ मेरी डिजायर है कि मेरे को ये चीज चाहिए, ठीक है, दैट इज माई डिजायर। मेरी डिजायर वांट में कब कन्वर्ट होगी? जब मेरे पास पैसा आ जाएगा। मान लो मेरी डिजायर है कि मेरे को मान लो सबसे छोटी डिजायर है, मेरे को थार चाहिए, ठीक है, मेरे को थार रॉक्स चाहिए, ठीक है। अब मेरी ये डिजायर है, ठीक है, मेरी वांट नहीं है, मेरी नीड नहीं है, बट मेरी डिजायर है कि मुझे चाहिए। अब मैं कहीं से लॉटरी जीत गई मैं, ठीक है, मेरे पास फालतू का पैसा आ गया, तो अब विद 10 रुपीज इन माई पॉकेट आई कैन नॉट बाय थार, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास लॉटरी आएगी तो हम वो खरीद लेंगे थार, तो वो मेरी वांट हो जाएगी। दैट इज नॉट माई डिमांड, दैट इज माई वांट, ठीक है। सो डिमांड का मतलब क्या होता है? when it is a quantity of a commodity, it is a quantity of a commodity, किसी भी चीज की क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? 1 kg और 1 पीस, ठीक है, और कितने भी पीसेस, कितने ग्राम्स, ठीक है, तो ये होता है। तो इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी। मान लो हमने पेन ले लिया, पेन मतलब 100 पेन्स, ठीक है, 100 पेन्स, कमोडिटी क्या है? पेन, ठीक है। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ consumer is willing and able to buy it। समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि इट इज अ डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कि एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर इच्छुक है लेने के। विलिंग मतलब इच्छुक है, एबल मतलब वो ले सकता है, ही इज केपेबल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी कितनी खरीद सकता है एक इंसान, मतलब एक कितनी क्वांटिटी ले सकता है एक इंसान, कितनी एक कमोडिटी के कितना इच्छुक है, वो कितना केपेबल है उस गिवन प्राइस पे। मान लो 10 रुपीज का है पेन, तो कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर खरीदने के इच्छुक है और केपेबल है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मान लो 6 महीने में या 1 महीने में या 2 महीने में, इसको बोलते हैं डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली डिमांड में 3 चीजें कॉमन है। क्वांटिटी मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, एक खरीदने वाला इंसान, एक कस्टमर, विलिंग है, इच्छुक है और केपेबल भी है। मतलब इस प्राइस पे मैं इतनी चीजें ले सकता हूं। समझो, मैगी अगर 5 रुपए की हो गई तो तुम लोग कितनी ज्यादा डिमांड करोगे। अभी जो 7 रुपए की है 9 रुपए की हो गई। अब वही चीज अगर 5 रुपए की हो जाएगी तो लोग कितनी डिमांड करेंगे मैगी की, ठीक है। तो एक दिन के लिए करेंगे या वो ऑफर निकालेंगे कि उनका डेड स्टॉक क्लियर हो जाए, तो ये चीज होती है। तो मतलब कि एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी इंसान डिमांड कर रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, एक समय के अंतर्गत, ठीक है, ये होती है डिमांड, ठीक है। सो अब क्या होता है मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है? मार्केट डिमांड का मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ पे दैट आ की जगह
यहाँ पे ऑल हो जाएगा, ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जब भी मार्केट की बात आती है तब भी आपका सिर्फ आप क्या लिखोगे, दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय। ठीक है, बाकी पूरी डेफिनेशन एकदम विल रिमेन सेम। ठीक है, ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, येट दे आर वेरी इजी। ठीक है, पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो ये तो जेनेरिक सी बात है, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स का क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी डिमांड में चेंजेस ला रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब है जो आपकी डिमांड में चेंज ला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो कोई चीज पहले मेरे को 10 रुपए की मिल रही है, ठीक है, विद 100 रुपीज इन माई पॉकेट। अगर कोई चीज मुझे 10 रुपए की मिल रही है तो मैं वो 10 ही ले पाऊंगी। ठीक है, मान लो एक पेन ₹10 का है, मेरे पास 100 रुपीज है। ठीक है, तो मैं कितने पेन ले पाऊंगी, इंटू 10, सिर्फ 10 पेन ले पाऊंगी मैं, है कि नहीं। क्वांटिटी कितनी ले पाऊंगी, 10 ले पाऊंगी। ठीक है, अगर वही पेन 5 रुपए का हो जाता है तो यही मेरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, बढ़ के 20 हो जाएगी कि नहीं। मैं 20 पेन ले सकती हूँ। भले यहाँ पे पेन वो अगर 2 रुपए का हो गया मान लो, तो मैं 50 पेन ले सकती हूँ। समझ रहे हो, क्लियर है इतना, समझ में आया। तो अपन को ये क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेशन टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये होता है क्या आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझो, प्राइस बढ़ा किसी भी चीज का तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। देखो प्राइस अगर यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ जाता तो हम क्वांटिटी कम कर देते लेना, अगर प्राइस घटता जा रहा था तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी, हमने डिमांड कर ली ना ज्यादा। हम यहाँ पे 10 पीस ले पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 20 पीस ले पा रहे हैं, यहाँ पे हम 50 पीस ले पा रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है इतना, ये इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे प्राइस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब कि उसकी गुड की प्राइस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो रिलेटेड गुड क्या होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं हम नहीं तो तुम सही। मतलब कि आज मेरा सर दुख रहा था तो मैं चाय पीती हूं, तो मैंने चाय नहीं पी, आज मैंने ग्रीन टी पी ली। ठीक है, तो हम नहीं तो तुम सही, मतलब कि बोथ द गुड्स आर द सेटिस्फायर ऑफ वन। सिर्फ एक चीज के लिए दोनों गुड्स एक चीज के सेटिस्फायर हैं। तो अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो मैंने ये चीज कंज्यूम कर ली, बात तो बराबर है। ठीक है, हम नहीं तो तुम सही, मान लो पेप्सी नहीं तो कोक पी ली हमने। ठीक है, चाय नहीं तो कॉफी पी ली हमने। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। अगर पेप्सी महंगी है और कोक हमें सस्ती मिल रही है तो हम कोक पी लेंगे ना, हमें तो ठंडा पीने का मन कर रहा है और काली कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो हमने पी ली कोक। ठीक है, अगर मान लो चाय हमें 200 रुपए किलो मिल रही है, ठीक है, और कॉफी हमें 80 रुपए किलो मिल रही है या 180 रुपए किलो मिल रही है, तो हमें कॉफी सस्ती पड़ रही है तो हम कॉफी लेके आ जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, हम तुम बने एक दूजे के लिए। क्या मतलब, चाय और शक्कर साथ में डलती है ना, ठीक है, तो मतलब पेन एंड इंक अलग से यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, कार एंड पेट्रोल। अब ये नहीं बोलना नीचे कमेंट में कि दीदी अब तो ईवी आ गई। ठीक है, फिर टी एंड शुगर। समझो, हम तुम बने एक दूजे के लिए, इसका मतलब क्या है, टुगेदर साथ में गुड्स को यूज करना ताकि एक वांट और एक मतलब एक बेसिकली वांट आपकी फुलफिल हो जाए। ठीक है,
एक वांट सेटिस्फाइड हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है एक चीज के महंगे होने से आप दूसरे की डिमांड कम कर देते हो। मान लो अगर पेट्रोल बहुत महंगा है तो लोगों ने कार की डिमांड कम कर दी, अब ईवी लोग लेने लग गए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज होती है, मतलब पेट्रोल वाली कार लेना कम कर दी। सो अब तीसरा जो फैक्टर है वो है, देखो एक तो हमने पढ़ लिया प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की प्राइस की अगर प्राइस कम हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मान लो अपन ने एग्जांपल लिया था पेन का, अगर 10 रुपए का एक पेन है और अपन के पास 100 रुपए है, ठीक है, तो अपन लोग 10 पेन खरीद सकते हैं। वही पेन अगर 5 रुपए का मिलेगा तो अपन 20 पेन खरीद सकते हैं, तो क्वांटिटी बढ़ गई ना। और क्या, दूसरी चीज अपन ने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब आएगा तीसरा जिससे डिमांड इंपैक्ट होती है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड है, सिर्फ डिमांड। देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देखो क्या होता है, जिनकी लो इनकम ग्रुप होती है, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग कंज्यूम नहीं करते गुड्स। ठीक है, सो क्या होता है, एक होता है नॉर्मल गुड, एक होता है इंफीरियर गुड। ठीक है, नॉर्मल गुड का मतलब होता है, जैसे देखो लो इनकम ग्रुप्स के लोग होंगे वो क्या खाते होंगे, ठीक है, और जिनकी इनकम ज्यादा क्या होगी वो क्या खाते होंगे, देखो वो भी तो कुछ खाते होंगे ना जिनके लो इनकम ग्रुप वाले हैं। तो लो इनकम ग्रुप वालों के लिए होता है इंफीरियर गुड। ठीक है, और नॉर्मल इनकम वालों मतलब अच्छी इनकम वालों के लिए होता है नॉर्मल गुड। फिर आता है एक लग्जरी गुड, वो जो बहुत रिच होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, उनके लिए आता है लग्जरी गुड। तो अपन को सिर्फ अभी नॉर्मल गुड का पढ़ना है और इंफीरियर गुड का पढ़ना। देखो अगर मेरी इनकम को बोलते हैं वाई, ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं नॉर्मल गुड कंज्यूम ज्यादा करूंगी, नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ा दूंगी मैं। ठीक है, नॉर्मल गुड की क्या करूंगी, डिमांड बढ़ा दूंगी। अगर मेरी इनकम मान लो पहले 50,000 थी, अब मेरी इनकम 70,000 हो गई, ठीक है, इनकम बढ़ गई मेरी, तो मैं नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ा दूंगी। जो चीज पहले मैं इंफीरियर गुड खा रही थी अब मैं नॉर्मल गुड खाने लगूंगी, 20,000 ज्यादा कमा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो कम नहीं हो जाएगी। अब क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई तो अब मैं नॉर्मल गुड खाऊंगी, ठीक है, तो मैं इंफीरियर गुड नहीं खाऊंगी। समझ आ रही हो? अगर मेरी इनकम कम हो गई, मान लो 50,000 थी 30,000 हो गई, तो मेरी नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी कि नहीं होगी? ठीक है, सिमिलरली अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मेरी इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? समझ आया? मतलब कि इंफीरियर गुड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लाइक इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद इंफीरियर गुड, बट इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड। ठीक है, समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्थ वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देखो क्या होता है, मार्केट में जिस चीज का प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस का मतलब कि मुझे तो यही चाहिए, मेरा प्रेफरेंस यही है कि मैं नाइकी के ही जूते पहनूंगी, तो प्रेफरेंस है वो, ठीक है, मेरा टेस्ट है वो। तो जितनी भी ज्यादा प्राइस होगी मैं वो चीज खरीदूंगी क्योंकि दैट इज माई प्रेफरेंस। मैं बोलूंगी भाई मुझे केसीओ की ही वॉच पहननी है, तो दैट इज माई प्रेफरेंस, दैट इज माई टेस्ट। अब वो चाहे जितनी महंगी हो मैं लूंगी, ठीक है। तो आपकी जो डिमांड है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर मान लो मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ही नहीं, वो जिसकी डिमांड जिसके बहुत ज्यादा है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी या फिर आपका प्रेफरेंस बहुत ज्यादा होगा, वो तो चाहे जितना महंगा मिले आप लोगे ना उसको। और लास्ट आता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। देखो अगर आपको ये मालूम है कि 10 दिन बाद इस चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, 10 दिन बाद इस चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप अपनी करंट डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। मान लो आपको पता चले, देखो कोविड में क्या हुआ था, कोविड में राष्ट्रीय गुटखा लिकर बहुत महंगे हो गए थे, सबको पता था कि बहुत महंगे मिलने वाले हैं।
तो लोगों ने स्टॉक करके रख लिए थे अपने पास। तो करंट डिमांड क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी कि नहीं बढ़ाई थी? अगर आपको पता है कि आपका फ्यूचर में 10 दिन बाद इसका प्राइस इतना हो जाएगा, तो आप उसकी करंट डिमांड बढ़ा दोगे, आज का कंजम्पशन बढ़ा दोगे, आज उसको स्टॉक करके रख लोगे। सिमिलरली अगर आपको मालूम है कि 10 दिन बाद इसके प्राइस एकदम से फॉल होने वाले हैं, तो आप करंट की डिमांड गिरा दोगे। समझ में आया? क्लियर है? अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। दीदी इसमें क्या फर्क है? हाँ, तो फर्क मैं बता देती हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि आपने प्राइस में क्योंकि उसकी चेंज हुआ है, इसीलिए आपने उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीद ली। मतलब कोई ₹10 का पेन था, आपके पास 100 रुपीज थे, ठीक है, आपके पास 100 रुपए थे, प्राइस पहले 10 रुपीज का था, क्वांटिटी सॉरी प्राइस, तो क्वांटिटी आपने कितनी ली उसकी? 10, ठीक है। लेकिन अब प्राइस हो गया है 5, तो क्वांटिटी आपने कितनी ले ली? क्योंकि 100 रुपए में तो अपन लोग 20 पेन ले सकते हैं ना, अगर 5 रुपए का एक पेन हो गया तो। सो इफ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसी कमोडिटी के प्राइस की चेंज होने की वजह से इफ आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज होता है, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से अगर आपकी डिमांड में फर्क पड़ता है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। मतलब कि रिलेटेड गुड्स में चेंज हो गए, ठीक है, ठीक है, या तो आपकी इनकम चेंज हो गई, इनकम के चेंज होने की वजह से, या आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया आपका, या एक्सपेक्टेशन इन नियर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में शायद प्राइस इसका चेंज हो जाए। अब ये समझ में आया? अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, देखो यहीं से समझो। डिमांड फंक्शन का मतलब होता है ये सारे फैक्टर्स मिलके, प्राइस, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन, ये सारे फैक्टर्स मिलके जब भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, डिमांड कैसे फंक्शन करता है, समझ में आ रहा है? डिमांड फंक्शन का मतलब होता है कि डिमांड किस तरीके से फंक्शन करता है जब ये सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट्स इट, उसका मतलब होता है डिमांड फंक्शन, ठीक है, समझ में आया? अब मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है? मार्केट डिमांड का मतलब होता है, मार्केट डिमांड का मतलब होता है जहां पे सारे कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स क्या होंगे आपके? सीजन एंड वेदर, ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो अगर बारिश का महीना है तो छाते ज्यादा बिकेंगे, सर्दी का महीना है तो सर्दी के कपड़े ज्यादा बिकेंगे, तो मार्केट में डिमांड काय की रहेगी? सर्दी के कपड़ों की ज्यादा, अगर ठंड है तो, ठीक है, बारिश में छातों की डिमांड ज्यादा रहेगी, मार्केट डिमांड हो गई, मार्केट डिमांड इफेक्ट होगी इससे कि नहीं होगी? दूसरी चीज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन द मार्केट, इकोनॉमी में अगर छोटे बच्चे 2 साल से कम के बच्चे ज्यादा हैं तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, अगर लेडीज बहुत है तो लेडीज गारमेंट्स की डिमांड ज्यादा होगी, अगर जेंट्स बहुत है तो जेंट्स की गारमेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड होगी, तो मार्केट डिमांड हो गई इफेक्ट। फिर इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो अगर दिल्ली में डिमांड बहुत ज्यादा चीज होगी, ठीक है, दिल्ली में आप कुछ भी स्टैब्लिश कर लोगे, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे इनकम है लोगों के पास। अब गांव में अगर आप कुछ भी खोल के रख दोगे, एक मोमोज वाला दिल्ली में बहुत करोड़पति होता है, बट एक गांव में मोमोज वाले ठेले वाला ही होता है, ठीक है, भले ही आप दिल्ली में जाके ठेला खोल लोगे बट आप करोड़पति बन जाओगे, ठीक है, लखपति तो बन ही जाओगे एट द एंड ऑफ द ईयर, बट एक गांव में आप यार गरीब ही रह जाओगे, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम जहां ज्यादा बट रही होगी वहां पे लोग के पास ज्यादा इनकम होगी, ठीक है, डिमांड जहां पे ज्यादा होगी, मार्केट डिमांड वहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सिमिलरली अगर गांव में इनकम कम है लोगों के पास तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो यहां से आते हैं हम मार्केट डिमांड फंक्शन पे। मार्केट डिमांड फंक्शन इज नन अदर देन
डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, बस वहां पे 3 फैक्टर्स और ऐड हो जाएंगे कि भाई इन 3 फैक्टर्स की वजह से भी और इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड कैसे फंक्शन करता है। दैट्स इट, इतना ही है बस, ठीक है। अब हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, जल्दी से लॉ ऑफ डिमांड कर लेते हैं। देखो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ तुम्हें क्या दिखाता है, लॉ ऑफ डिमांड दिखाता है, ओए होए ये चल ही नहीं रहा है, चलो, लॉ ऑफ डिमांड दिखाता है आपको द इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप, ठीक है, उल्टा उल्टा रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और भी जितने भी फैक्टर्स थे इसके अलावा 4, इसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रिलेटेड गुड्स के प्राइस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, सारे कांस्टेंट रख दो। देयर विल बी नो चेंज इन ऑल द 4 फैक्टर्स, ठीक है। इन लॉ ऑफ डिमांड वी विल ओनली स्टडीइंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, सेटेरस पेरिबस, ठीक है। अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, व्हिच मींस इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी कांस्टेंट रहेंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से सॉरी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एकदम कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस फ्यूचर में भी सब कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं है किसी भी चीज में, ठीक है। तो ये होता है क्या, लॉ ऑफ डिमांड। अब हम ये क्यों करेंगे, ये क्यों पढ़े सेपरेट सेपरेट, अकेला प्राइस क्यों पढ़ते हैं, वाई हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, क्योंकि अदर फैक्टर्स से भी तो डिमांड में चेंज होता ही है यार, ठीक है। और आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहे हो मुझे, सो देखो बहुत सारे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑल दो। सो देखो क्या होता है, अगर आपके बहुत सारी चीजों से देखो डिमांड पे फर्क पड़ता है, बट द क्वेश्चन विल बी व्हाई डू यू कीप द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सो द आंसर विल बी बिकॉज shit okay no okay why do we keep other factors constant? So the answer is because demand is affected by so many factors. So if we need to see, ठीक है, or understand the separate influence of price on quantity demanded, then the other factors are kept constant. So this will be your explanation. Why do we keep other factors constant? Because demand is affected by so many factors. So if we need to understand the influence or separate influence of price on quantity demanded, that's why the other factors are kept constant. ठीक है, ये समझ में आया? So यहाँ आपका डिमांड खत्म हो जाता है भाई, क्या ही दिक्कत थी इसमें, इतना इजी चैप्टर था, ठीक है। So पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज रीच आउट टू मी एनी टाइम, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अकेले पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो लिखते चले जाया करो, बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।